अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग हिंदी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ने हिंदी में वार हमदर्द ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा स्टॉप ले लिया था मैंने मराठी, एक्चुअली इसलिए बिकॉज़ कैसा था कि कुछ स्टूडेंट्स का मतलब ऐसा था कि मराठी का पोर्शन ज़्यादा, मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मराठी थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, और कुछ स्कूल में एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट होने वाले थे, तो वो हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस किए थे मराठी पर। क्योंकि कैसा होता है कि हिंदी आप एक बार पढ़ सकते हो, कृति वगैरह सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मराठी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो पूरा फोकस थोड़ा उस पर किया था मैंने। तो अभी तो मोर देन इनफ पोर्शन हो गया मराठी का, तो मैं सोचा कि अभी हिंदी शुरू करते हैं। तो पहले आज हम लोग, जैसा आपको पता है कि 25% पोर्शन जो डिटेक्ट हुआ है हिंदी में, पहले हम लोग उसकी बात कर लेते थोड़ी। तो 25% जो हिंदी का जो डिटेक्ट हुआ है, मैं बात कर रहा लोक भारती की। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनकी लोकवाणी हिंदी होगी, जिनके साथ कंपोजिट हिंदी है, यानी जिनका उर्दू और हिंदी कंबाइन होता है, उनका पोर्शन नहीं है ये, है ना। तो लोकवाणी के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहिए तो लेक्चर को या पोएम को या चैप्टर को खाली इन्फॉर्मेशन के लिए सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी हिंदी अलग है। तो हम बात करें लोक भारती हिंदी की। अब लोक भारती हिंदी में जो आपका पोर्शन जो डिटेक्ट हुआ है, पहले आप लोग उसको टिक कर लो या तो लिख लो। जैसा कि पहली इकाई आपके सामने स्क्रीन पे है, पहली इकाई। तो पहली इकाई में लक्ष्मी चैप्टर कट है, सेकेंड चैप्टर जो है लक्ष्मी कट है। उसके बाद में इसमें फिफ्थ चैप्टर गोवा जैसा मैंने देखा, फिफ्थ चैप्टर गोवा जैसा मैंने देखा, ये चैप्टर कट हुआ है। फिर इसी यूनिट में, इसी इकाई में जो सेवेंथ पूरक पठन है, खुला आकाश, सेवेंथ खुला आकाश पूरक पठन, ये डिटेक्ट हुआ है। और इसी यूनिट में जो 11th जो गीत है कृषक का गान, है ना, तो ये कृषक गान जो है 11th, ये भी कट हुआ है। तो पहले इकाई में लक्ष्मी, उसके बाद में गोवा जैसा मैंने देखा, उसके बाद में खुला आकाश और कृषक गान, इतनी यानी टोटल पहली इकाई में 4 चीज़ें कट हुई हैं। दूसरी इकाई में देखते हैं। दूसरी इकाई के अंदर जो थर्ड जो चैप्टर है श्रम साधना, श्रम साधना थर्ड, ये कट हुआ है। और इसी इकाई के अंदर, ये दूसरी इकाई में 8th जो गीत है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये गीत डिटेक्ट हुआ है। मैं आपको तो दूसरी इकाई में ज़्यादा कट नहीं हुआ, दूसरी इकाई में सिर्फ 2 चीज़, मतलब एक चैप्टर और एक गीत। चैप्टर कौन सा? श्रम साधना तीसरा, और गीत कौन सा? 8वां, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब स्टूडेंट इतना याद रखना कि पहली इकाई और दूसरी इकाई में जो चैप्टर और पोएम कट हुए हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसके जो रिलेटेड जो ग्रामर क्वेश्चंस हो गए ना, यानी देखो चैप्टर के बाद पोएम के नीचे जो ग्रामर सेक्शन होता है, वो ग्रामर सेक्शन कट नहीं हुआ है। तो ग्रामर चैप्टर के नीचे जो आते हैं वो आपको आएगा, सिर्फ चैप्टर आपके कट हुए हैं, इससे नीचे जो ग्रामर पार्ट होता है ये कट नहीं हुआ है। जैसा कि आप देखोगे वर्कबुक में, जब आप वर्कबुक सॉल्व करोगे ना, तो जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, तो ग्रामर पढ़ेंगे तो ये जो डिटेक्ट हुआ है चैप्टर, जो कट हुए चैप्टर, उनका वर्कबुक में उनका ग्रामर सेक्शन हम पढ़ेंगे। ग्रामर हमको करना है, सिर्फ चैप्टर कट हुए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स, पहली इकाई में हम लोग ने वारे हमदर्द ये चैप्टर कंप्लीट किया था। आज मैं भारत महिमा जो पोएम है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मीनिंग्स पे ध्यान देना, थोड़ी बड़ी पोएम है। ओके,
तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहा हूँ। मतलब मैं आपको मीनिंग भी लिखाऊंगा, जैसे 2 लाइन है अभी पहली है, उसके मीनिंग लिखाऊंगा, देन उसी के साथ उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। ठीक है, तो पोएम देखते हैं हम लोग, भारत महिमा। अब भारत महिमा में जो पहला जो पद्य संबंधी मतलब क्या, इस पोएम में क्या है, इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने, इस पोएम में कवि जयशंकर प्रसाद जी है। तो इस पोएम में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का, यानी अतीत मतलब बीता हुआ वक्त, गौरवशाली मतलब हम कह सकते हैं कि जिस पे हमें गौरव करना चाहिए, है ना, यानी जो हमारा जो अतीत है वो कितना अच्छा रहा, उसको सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन मतलब एकदम रियल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, अलाइव एक्सप्लेनेशन। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए, हमें अपने देश पर गर्व करना है, उसके प्रति, उसके तरफ अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तत्पर मतलब तैयार। यानी ये पोएम में एक्चुअली क्या मैसेज है कि हमारा जो देश है उस देश पे हमें गर्व करना है, और अगर वक्त आए तो इस पर सब कुछ निछावर करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ओके, तो ये मेन सेंट्रल आइडिया है पोएम का। जयशंकर प्रसाद इसके पोएट है। भारत महिमा, ओके, तो हमारे भारत की क्या महिमा है, हमारे भारत पे हमें क्यों गर्व महसूस करना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें इस चैप्टर, इस पोएम में दी हैं। देखते, पहले 2 लाइन में पढ़ रहा हूँ, मीनिंग लिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे, हिमालय, हिमालय, हिमालय पर्वत है ना, हिमालय माउंटेन के आंगन में, आंगन आप समझते ही हो, बहुत सारे हिंदी वर्ड एकदम नॉर्मल है। आंगन मतलब जो घर के सामने जो जगह होती है, घर के सामने का जो हिस्सा होता है उसे हम आंगन कहते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, किरण, किरण किसको कहते हैं, सूरज की किरणें, है ना, सूरज की किरणें, किरणों का दे उपहार। उपहार का मतलब होता है भेंट, भेंट मतलब गिफ्ट। उषा ने हंस अभिनंदन किया, उषा, उषा मतलब सुबह ने, सुबह, दिन ने, उजाले ने, हंसकर अभिनंदन किया, अभिनंदन करना, अभिनंदन करना मतलब यानी अभिनंदन करने को कैसा कहते हैं कि हम उसको जैसे कि अगर कोई, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गेस्ट हमारे घर पे आया है ना, तो गेस्ट आता है तो हम उसे हंसकर उसे वेलकम करते हैं, है ना, उस तरह से। और पहनाया हीरक हार, हीरक हार कहते हैं हीरो के हार को, जो हीरो का जो हार होता है उसे कहते हैं हीरक हार। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या, देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि हमारा ये जो भारत देश है ना, हमारा जो भारत देश है वो हिमालय के आंगन के समान है। ओके, यानी हमारा जो भारत देश है वो जैसे कि हिमालय का वो आंगन है। ओके, यानी सामने का बता ना स्पेस, जैसा हिमालय है उसके सामने का जो स्पेस है वो हमारा भारत देश है। किरणों का दे उपहार, और रोज़ सुबह भारत को जो उपहार मिलता है, यानी अब इसको कनेक्ट करता हूँ मैं, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहना हीरक का हार। तो रोज़ जो उषा मतलब सुबह जो है वो अभिनंदन करती है, मतलब वो वेलकम करती है, और वो हंसकर अभिनंदन करती है, और ऐसा लगता है कि मानो वो रोज़ सुबह भारत को किरणों का उपहार देती है।
है ना, मतलब सूरज की किरणें वो उसे गिफ्ट करती है। तो ऐसा लगता है कि मानो उषा जो है वो हंसकर हमारे भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है ना। तो अब और पहनाया हीरक का हार। अब हीरक का हार मतलब क्या, देखो अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सुबह सुबह हम देखते हैं जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स आपको पता होगे ना, जो पत्तों के ऊपर जो शबनम गिरती है। शबनम किसी लड़की का नाम नहीं है, ओके। शबनम मतलब ओस, ओस मतलब ड्यू ड्रॉप्स। तो अब ये जो सुबह सुबह आप देखोगे, जैसे कि शहरों में तो कम दिखाई देता है, लेकिन गांव में आप सुबह सुबह देखोगे तो पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें गिरी रहती हैं। तो वो ओस की जो बूंदें हैं, है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो वो हीरो का हार है जो सुबह जो दिन भारत को जैसे पहना रहा हो। ओके, समझ में आई 2 लाइनें? ओके देखो नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं हम लोग। जगे हम लगे जगाने विश्व, लगे जगाने विश्व, विश्व मतलब दुनिया। मैं बताना बहुत सारे हिंदी नॉर्मल वर्ड है। लोक में फैला फिर आलोक, लोक में मतलब दुनिया में, फैला फिर आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश, मतलब उजाला। ओके, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योम तम। अब देखो याद रखना कि जो व्योमतम जो होता है, पुंज हुआ तब नष्ट। तो पहले तो आप व्योम का मतलब भी व्योम का मतलब आकाश होता है। व्योम मतलब आकाश। देखो आलोक मतलब प्रकाश, व्योम मतलब आकाश। अब व्योम के साथ एक वर्ड जुड़ा है तम। जो तम है ना, उसका मतलब होता है अंधेरा। आराम से मीनिंग लिखो। व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा। पुंज, पुंज कहते हैं समूह को, समूह मतलब ग्रुप को, पुंज मतलब समूह। हुआ तब नष्ट, नष्ट होना, खत्म होना। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कंप्लीट। संस्कृति, संस्कृति हम कहते हैं संसार को, संसार दुनिया। हो उठी अशोक, अशोक का मतलब होता है शोक रहित, शोक रहित यानी तो पहले आपने मीनिंग लिख लिया, अभी देखते एक्सप्लेनेशन, फिर और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो जगे हम लगे जगाने विश्व, मतलब क्या, लोक में फैला फिर आलोक। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो है ना, हम यहाँ पे कहेंगे जो ज्ञान, जो नॉलेज है ना, उसका जो उदय है, मतलब उसकी जो शुरुआत है, वो सबसे पहले यानी सबसे पहले हमारे भारत में हुई, और फिर हमने पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में उस नॉलेज को फैलाया। अब ध्यान दो, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम जगे, यानी पहले हमें ज्ञान मिला, हिंदुस्तान के लोगों को, यानी ज्ञान की जो शुरुआत है, नॉलेज की जो शुरुआत है, वो हिंदुस्तान में हुई। लगे जगाने विश्व, फिर हमने धीरे धीरे पूरे दुनिया में उस ज्ञान को फैलाया। लोक में फैला फिर आलोक, फिर पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में ये जो उजाला है, किस चीज़ का उजाला, ज्ञान का, हमने पूरे दुनिया में फैलाया। समझ में आना स्टूडेंट? तो कंपैरेटिव मीनिंग्स है। तो पहले हमारा जगना मतलब क्या, कि पहले हमें ज्ञान मिला, फिर हमने उस ज्ञान को पूरे दुनिया में फैलाया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम मतलब मैंने जैसा बताया, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज मतलब ग्रुप, हुआ तब नष्ट। अब फिर क्या हो गया कि इससे क्या हो गया कि जो ज्ञान रूपी जो अंधेरा है, जो पूरे दुनिया में,
पूरे आसमान में यानी पूरे दुनिया में फैला था, तब हुआ नष्ट। तो ये जो अज्ञान रूपी जो अंधकार था, यानी अज्ञान समझते हो ना, देखो ज्ञान मतलब नॉलेज, जिसको हम कहते हैं हमारा जो नॉलेज होता है, हमारी जो पढ़ाई करने की तरफ जो दिलचस्पी होती है, लिटरेसी और इलिटरेसी। अब व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, तो पूरे दुनिया में जो अंधकार था, किसका अंधकार? अज्ञान का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और फिर पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में ये जो अशोक, जो दुख, जो शोक है, वो धीरे धीरे क्या हो गए? दूर हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है? तो हम भारत महिमा पढ़ रहे हैं, हमारे भारत की जो ग्रेटनेस है वो क्या है, हमारा जो पास्ट था वो क्या था। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो पास्ट था वो बहुत ही अच्छा था, ब्राइट था। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान मिला सबसे पहले हिंदुस्तान में, फिर उस ज्ञान को हमने धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैलाया, और ये अज्ञान रूपी अंधेरा फिर धीरे धीरे विश्व से नष्ट होने लगा, और फिर पूरी दुनिया में जो दुख, जो शोक है, वो धीरे धीरे क्या हो गए? ख़त्म हो गए। समझ में आया स्टूडेंट? ओके। देखो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर नहीं समझ में आया है कुछ, है ना, तो फिर आप उसको रिवाइंड करके वापस सुन सकते हो। बस इतना ध्यान में रखो, पहले तो दिमाग में ये रखो कि हम जो पोएम पढ़ रहे हैं वो भारत महिमा है, जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, हिंदुस्तान की जो ग्रेटनेस है, हमारा जो पास्ट कितना अच्छा था, हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। और हम अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति पे हमें गर्व करना है कि हमारी संस्कृति हिंदुस्तान की बहुत ही अच्छी संस्कृति है, और हमारे संस्कृति को कई देश ने फॉलो किया, और अपने देश के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। ऐसे हम हमेशा उसके लिए तैयार होने चाहिए। तो पहली जो 2 लाइन थी ना, पहली 2 लाइन में देखो, मैं वापस समझा देता हूँ। पहली 2 लाइन में पोएट ने इतना ही बताया है कि हिमालय का आंगन हिंदुस्तान, रोज़ सुबह किरणों का उपहार हमें मिलता है ना, सुबह का सूरज निकलता है और ओस चारों तरफ फैलता है, तो वो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए एक हीरो का हार बना। उसके बाद में जो 2 नेक्स्ट लाइन है, उसमें हमारे पास्ट के बारे में बताया। पास्ट के बारे में ये बताया कि हम जग गए पहले, मतलब हिंदुस्तानी लोगों को पहले ज्ञान मिला, पहले नॉलेज मिला, पहले हमने पढ़ा, और फिर धीरे धीरे हमने अपनी उस नॉलेज को पूरे दुनिया में फैलाया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे सब जगह से जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इलिटरेसी का जो अंधेरा है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा, और फिर पूरे दुनिया में जो दुख, जो शोक है, जो गम का माहौल है, वो धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि लोग लिटरेट होने लगे। ओके। तो ये पास्ट हमें बताता है कि ज्ञान, जो नॉलेज जो है, वो हमारे हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ। ओके, आगे बढ़ते हम। विमल वाणी ने वीणा ली। विमल, विमल मतलब पवित्र। विमल गलत मतलब नहीं लेना, विमल समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो विमल नहीं। ओके, विमल का मतलब पवित्र। वाणी ने वीणा ली। वाणी, वाणी का मतलब होता है आवाज़, है ना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या है? सरस्वती। सरस्वती गॉडेस, है ना, सरस्वती जो गॉडेस है, जो सरस्वती किसकी गॉडेस है? नॉलेज की, है ना, नॉलेज की जो गॉडेस है। विमल वाणी ने वीणा ली। वीणा, ओके, वीणा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। कमल कोमल कर में सप्रीत। कमल कोमल, सॉफ्ट। कर में मतलब हाथ में। सप्रीत, सप्रीत मतलब प्रेम के साथ। सप्रीत यानी प्रेम के साथ, विथ लव। सप्त स्वर, सप्त स्वर हमको पता है 7 सुर। सप्त सिंधु में उठे। सिंधु, सिंधु देखो, अब कुछ जो एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है ना, उसमें मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ, है ना। तो सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7,
सिंधु में, तो सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और छिड़ा सब मधुर साम संगीत। साम साम सामदेव यानी एक गॉड है, ओके, सामदेव। संगीत मतलब म्यूज़िक। चलिए टेंशन ज़्यादा मत लो और कन्फ्यूजन ज़्यादा मत रखो। एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग, इसका ध्यान दो। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि जो वाणी की जो देवी है, जो गॉडेस है, जिसका नाम सरस्वती है, उसने इस भूमि पर यानी इस हिंदुस्तान की भूमि पर प्रेम के साथ, है ना, प्रेम के साथ अपने हाथ में वीणा उठाई। यानी मैं बताया वीणा मतलब जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और फिर उसी वीणा की झनकार से, आवाज़ से, सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मतलब एक मोहक सुर गूंजने लगा, है ना, मोहक सुर गूंजने लगा। और इसी महान देश में संगीत के जो हमारे जो वेद है, सामवेद की रचना हुई। यानी जो सामवेद एक होली बुक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उसमें से सामवेद की रचना की गई। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि हमारे हिंदुस्तान में जो सामवेद की जो रचना है वो कैसे हुई। तो जो वाणी मतलब जो सरस्वती, जो गॉडेस है, उसने हाथ में, अपने हाथों में प्यार के साथ वीणा उठाई। और फिर सप्त स्वर में सप्त सिंधु में वो जो सुर वो उठे और फिर एक मधुर गीत बना। और उस संगीत में सामवेद जो होली बुक है उसकी रचना हुई। तो 3 वेद है हिंदुस्तान के, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इस तरह से सामवेद की रचना की गई। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय, विजय मतलब जीत, केवल मतलब सिर्फ, लोहे की नहीं, लोहा, लोहा समझते हो ना, मेटल की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धर्म, धर्म जो हमारा जो धर्म है, की रही धरा पर धूम। धरा मतलब पृथ्वी और धूम मतलब हलचल। एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में हम समझते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट। भिक्षु, भिक्षु मतलब देखो, भिक्षु जो होते हैं ना, वो जो बेगर को कहते हैं, जो भीख मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग आया ना भिक्षु, वो बौद्ध सन्यासियों के लिए आया है। बौद्ध सन्यासी, ओके, बुद्धिज़्म। होकर रहते सम्राट, सम्राट मतलब प्रिंस, है ना। दया दिखलाते घर घर घूम। दया दिखलाना, दया मतलब मर्सी, घर घर घूम। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान देना। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहा है कि हमारे भारत के जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ, अब लोहा मतलब याद रखना मेटल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और मीनिंग उसका होगा शस्त्र। शस्त्र मतलब वेपन्स, जो वेपन्स होते हैं ना, जो लड़ाई में इस्तेमाल होते, पहले ज़माने में जो तलवार, भाले वगैरह इस्तेमाल होते थे। तो विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि हमारे भारत के लोगों ने सिर्फ शस्त्रों के बल पर, यानी सिर्फ वेपन के बल पर देशों को नहीं जीता, सिर्फ लड़कर देशों को नहीं जीता। धर्म की रही धरा पर धूम मतलब हमारे प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की एक धर्म को लेकर एक अच्छी भावना रही और उन्होंने उस धर्म का पूरे संसार में प्रचार किया, पूरे संसार में पीसफुलनेस का प्रचार किया। तो यहाँ पे पोइट को ये बताना है कि हमारा जो पास्ट है वो भी बहुत अच्छा रहा। हमारे राजाओं ने सिर्फ वेपन्स के ज़रिए देशों को नहीं जीता, उन्होंने अच्छे
धर्म के रास्ते बताए लोगों को, प्रसार किया, पब्लिसिटी की धर्म की, है ना। और भिक्षु होकर रहते सम्राट। हम बात कर रहे हैं अब गौतम बुद्ध की। मैंने आपको बताया ना, भिक्षु यानी जो गौतम बुद्ध जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, उन्होंने फॉलो किया, मतलब गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए। हमारे हिंदुस्तान में 2 सम्राट हुए, एक गौतम बुद्ध और दूसरे वर्धमान महावीर, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़ दिया और फिर भिक्षु बनकर, मतलब जगह जगह घर घर घूमकर लोगों के कष्टों को दूर करते रहे, है ना। उन्होंने धर्म का प्रचार किया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोइट क्या बताना चाह रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, फिर वो भिक्षु बन गए, फिर वो घर घर घूमकर लोगों के दुख को उन्होंने कम करने की कोशिश की। अभी आपको अगर मैं बोलूं तो जो गौतम बुद्ध है, जो पहले के सम्राट अशोक थे, अशोक का एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, उसमें बताया गया था कि अशोक का सम्राट पहले बहुत ही लड़ाई करते थे, उन्होंने कई देशों को जीता, फिर उनके अंदर एक चेंजेस आए और वो गौतम बुद्ध, मतलब फिर वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो फिर पूरी दुनिया में घूमे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे राजकुमार हुए, राजा हुए, जो सिर्फ लोहे के दम पर देशों को नहीं जीता, लोगों के दिल को नहीं जीता, तो वो भिक्षु बनकर दया दिखाते हुए घर घर घूमे। ओके, तो ये हमारे हिंदुस्तान का पास्ट है जिस पे हमें गर्व महसूस करना है। सही में आए 2 लाइन? आगे अभी स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि जो नई जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें 2 लाइन मिसिंग है। हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में हो। तो जो 2 लाइन है ना इसमें, जो मैं पढ़ रहा हूँ कि गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। देखिए मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, लेकिन मैंने इसको लिख के रखा था। तो मैं अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक में वो है तो मैं वो भी समझा दे रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना, नहीं है तो नहीं है, छोड़ दो, नहीं आएगा फिर वो, है ना। तो मैं कह रहा था कि ये जो 2 लाइन है, गोरी को दिया दया का दान, अगर है किसके सामने तो आप लिख लो, गोरी जो एक राजा था को दिया दया का दान। दया का दान मतलब उसको मर्सी देना। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन, चाइना, धर्म की दृष्टि, धर्म की नज़र। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि कहते हैं जावा को, जावा सुमात्रा जो देश है ना, जावा। शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील की सिंहल, सिंहल पहले कहते थे, आज का श्रीलंका। तो ये जो 2 लाइन है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर है किसी के पास तो एक्सप्लेनेशन में ध्यान दो। नई टेक्स्ट बुक में से वो हटा दिया गया है तो फिर वो आगे नहीं होगा वो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अब इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हमने जो गोरी जो राजा है उसको भी हराने के बाद उसे माफ़ कर दिया। ये हमारे देश की एक मतलब ग्रेटनेस है कि हम हारे हुए राजा को भी हमने माफ़ कर दिया। हमने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए चीन, जावा, श्रीलंका तक सम्राट अशोक ने जो है ना अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, यानी सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, जावा और श्रीलंका तक भेजा और ये सिखाया उनको समझाने के लिए कि अहिंसा रखे, लड़ाई ना करे, है ना। तो ये हमारे हिंदुस्तान की ग्रेटनेस है।
अब आगे देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर जो नेक्स्ट जो लाइन है, तो वो लाइन अब कैसी थी देखो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो उसके बदले ये दो लाइन आई है। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो चीज़, गोरी को दिया दया का दान, तो वो हटाकर यहाँ पे आपको लिखना है यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील के सिंहल को भी सृष्टि। तो अब आपने देखा कि दोनों लाइन लगभग सेम है। कट क्या हुआ है उसमें, जो यवन है ना, वो यवन को हटाकर उस पर पहले गोरी लिखा था, तो उसको हटा के यहाँ पे यवन है। तो जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें यवन लिखा है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, तो पहले की वो दो लाइन हटाकर ये दो लाइन को इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन ये दो लाइन की जो कुछ लाइनें सिमिलर ही है, खाली गोरी को हटाकर यहाँ पे यवन है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वही है कि हमारे राजाओं ने हराने के बाद यवन को भी दया दी। चीन, सिंहल, श्रीलंका, जावा, ये सब जगह पे सम्राट अशोक ने अपने बेटी को और बेटे को भेजा ताकि वो धर्म का प्रचार कर सके, है ना। बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और ये सिखाया कि अहिंसा रखे, यानी लड़कर हर चीज़ें हासिल नहीं होती। तो आई होप समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा था। ओके, आगे की लाइन देखते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छीना नहीं, मतलब हमने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं छीनी। हमारे हिंदुस्तान की मतलब ये गौरव की बात है कि हमने किसी से कोई चीज़ नहीं छीनी। प्रकृति का रहा पालना यही, और हमने प्रकृति के हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ों को हंसते हुए, है ना, दूसरों को दिया। और अब प्रकृति का रहा पालना यही, यानी हमारी जो प्रकृति है, हमारे हिंदुस्तान की जो प्रकृति है, यानी बर्फ़ों से ढके हुए पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, है ना, झरने, फल फूल, जंगल, ये सब खूबसूरत है। ये हमारे हिंदुस्तान का मतलब एक, मतलब ये पालना है। किसका पालना, मतलब कहते हैं ना झूला, ये नेचर का एक झूला है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, और सदा हमारी यही जन्मभूमि रही। हम पैदा यही हुए हैं और हम इसी देश की संतान हैं। हम कहीं बाहर से आकर यहाँ पर नहीं बसे हैं। जैसे कि कुछ विदेशियों का कहना है कि हिंदुस्तान बसा हुआ नहीं था, बाद में आए, वहाँ बाहर से लोग आए और हिंदुस्तान में बसे। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहता है कि किसी से हमने कोई चीज़ छीनी नहीं है। ये हमारा नेचर है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा पालना है। हम इसी में पले बड़े हैं। ये नदियाँ, ये झरने, फूल, भूमि, जंगल, ये सब खूबसूरत चीज़ें हमारी है, हमारे हिंदुस्तान की है। हमारा बर्थ प्लेस हिंदुस्तान है। हम यहीं पे पैदा हुए हैं और हम कहीं से भी आकर यहाँ पर बसे नहीं है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट? आगे देखते हैं हम लोग। चरित थे पूत। अब चरित थे पूत, पूत कहते हैं पवित्र को। भुजा में शक्ति, भुजा मतलब हाथों में शक्ति, ताकत। नम्रता रही सदा संपन्न, नम्रता मतलब पोलाइटनेस, सदा मतलब हमेशा, संपन्न मतलब फुलफिल्ड, पूरी। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय मतलब दिल। ओके, हृदय के गौरव में था गर्व, गर्व मतलब प्राउड फीलिंग। किसी को देख न सके विपन्न, विपन्न मतलब कहते हैं जैसे नाराज़ या परेशान। ओके, तो चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। भारत के जो लोग हैं वो चरित, चरित मतलब कहते हैं चरित्र, हमारे जो चरित्र है, हमारा जो
नेचर है, मतलब हमारे भारत के लोगों हमेशा चरित्रवान रहे, मतलब अच्छा हमारा नेचर रहा, हमारा चरित्र हमेशा अच्छा रहा, भुजा में भरपूर शक्ति रही हमारे जो वीर जो थे उनके भुजाओं में बहुत ताकत थी। हमारे हिंदुस्तान में वीरताओं की कमी नहीं रही। भुजा में ताकत होने के बाद भी घमंड नहीं था, नम्रता रही सदा संपन्न, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो दिल है वो यानी नम्र रहा, यानी हम सदा पोलाइट रहे। ये हमारा गुण है हिंदुस्तानियों का कि गर्व यानी घमंड महसूस नहीं किया हमने, अपनी भुजाओं में बहुत ताकत है ना। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत ग्रेट फाइटर्स थे, है ना, उनके हाथों में बहुत ताकत थी, लेकिन हमेशा वो पोलाइट रहे। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। और हमारे हृदय में गर्व था हिंदुस्तानी होने का, लेकिन घमंड नहीं था, यानी हमने कभी घमंड नहीं किया। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व महसूस किया, प्राउड फील किया, है ना। और हमने कभी किसी को विपन्न दुखी नहीं देखा, और हमेशा ऐसे दीन दुखियों की मदद करने के लिए हमारा भारत देश, हमारे भारत के लोग हमेशा क्या रहे, तैयार रहे। तो यहाँ पे पोइट क्या बताना चाहते हैं कि हमारा जो पास्ट, जैसे मैंने आपको पहले पोएम के बताया कि हमारा पास्ट कितना ग्रेट रहा, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ग्रेट फाइटर्स थे, उनके बाजुओं में बहुत ज़्यादा ताकत थी, वो लड़ते थे, है ना, लेकिन उनको अपने ताकत पे घमंड नहीं था, वो बहुत पोलाइट थे। और हमें प्राउड फील होता है सिर्फ हमारी संस्कृति पर, हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो कितनी पॉजिटिव है, हमारी सभ्यता कितनी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात हमारे हिंदुस्तानियों की ये है कि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। जब भी हम किसी को परेशान और दुखी देखते हैं तो हम हमेशा उनकी मदद करते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की एक स्पेशलिटी है, एक ग्रेट स्पेशलिटी हम कहेंगे, एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी हमारी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान। संचय मतलब एकत्र को कहते हैं, यानी हमारे पास, यानी चीज़ों का जमा होना। हमारे संचय में था दान, हमारे पास था दान। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि मतलब मेहमान, सदा हमारे देव, देव मतलब भगवान। वचन में सत्य, बातों में सच्चाई, हृदय में तेज, हृदय मतलब दिल में, तेज। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, टेव का मतलब लिखो आदत। ओके, आदत। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते तो और डिटेल में समझ में आएगा कि आपको मतलब पोइट को क्या कहना है। कि यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि मतलब हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे सदादेव। यदि हम धन और संपत्ति संग्रह भी करते थे, यानी हमारे पास हिंदुस्तान के बाद बहुत पैसा था। एक ज़माने में कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स आकर उन्होंने हिंदुस्तान को ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। हमारे हिंदुस्तान को लूट लिया उन्होंने। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था। हमारे राजाओं के पास बहुत पैसा था, हीरे जवाहरात पैसे बहुत थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे सदादेव, मतलब हमारे पास तो पैसा तो बहुत था, लेकिन हम उतना दान करते थे। आज भी हम दान करते हैं, आज भी देखो हम तकलीफ़ में लोगों की मदद करते हैं। ओके, ये भारतीयों का गुण है, ये क्वालिटी हमारे, ये हिंदुस्तानियों की क्वालिटी है। हम कहीं पे भी तकलीफ़ देखते हैं, हम आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं। अतिथि सदा हमारे देव, अतिथि देवो भव, ये हमारे हिंदुस्तान का एक स्लोगन है, अतिथि देवो भव। यानी हम अपने अतिथियों को देवता के समान मानते हैं। देखो, मेहमान हमारे घर में आते तो हम उन्हें भगवान मानते हैं। जैसा हम भी समझते हैं कि मेहमान का आना मतलब अल्लाह की एक नियामत होती है। हर धर्म में मेहमान को भगवान माना जाता है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेहमान का आना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से कहा गया कि अतिथि देवो भव, के मेहमान आने से हमें खुश होना चाहिए।
और उसमें भी मेहमानों में भी वैरायटी होती है ना। वो मेहमान हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो बार बार आते हैं। आते तो चलो एक दो दिन रह लिए तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही मेहमान अगर 1 महीना 2 महीना रहे तो बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें भी वैसा मेहमान बनना है कि हम किसी के पास जाए तो कभी कभार, ताकि वो हमें रिस्पेक्ट दे। बार बार जाने से रिस्पेक्ट नहीं रहती है ना। तो चलो वो बात अलग है, लेकिन मेहमान का आना एक बरकत है, हम इसे मानते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की एक तहज़ीब है, कल्चर है, मेहमानों का आना से खुश होना, है ना। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती तेव। और हमारे भारत के जो लोग हैं वो सच बोलने को अपना धर्म मानते हैं, सच्चाई को, है ना। राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल देते हैं, आया बड़ा राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे वो सच्चाई के एक मूर्त थे। मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। कभी कभी ऐसा बोलते हैं हरिश्चंद्र की औलाद है, तो हाँ, हमेशा सच बोलना। हमारे हृदय में तेज, गौरव था हमारे हृदय में हमेशा। और हम अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा अटल रहते थे। मतलब जो हमने कसम खा ली फिर हम उसे पीछे नहीं हटते थे। यह हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है। वो बात अलग है कि आज हम प्रतिज्ञा करते, दूसरे पल में हम उसे तोड़ देते। हम वादा करते अपने पेरेंट्स से कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट मोमेंट में ही वो कसम टूट जाती है। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान का याद रखना गौरव है, एक गुण है। कहते ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये हमारा जीवन मूल्य है, लेकिन हम इसे अब इतना फॉलो नहीं करते। पहले के जो फाइटर्स थे वो उसे बहुत सिंसियरली फॉलो करते थे कि अगर वो किसी को अगर कोई प्रतिज्ञा कसम देते थे तो उसके पूरा होने तक वो पीछे नहीं हटते थे, भले उनकी जान चली जाए। लेकिन आजकल तो हमें कसम खाना और उस कसम को तोड़ना आज हमारे लिए एक मजाक बन गया है। आज तो हम बार बार छोटी छोटी बात पर कसम खा लेते हैं। याद रखना, जो जितना कसम खाता है ना, याद रखना वो उतना झूठा होता है ना। तो वो बात अलग है कि हमें प्रतिज्ञा करके तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। अब पोइट क्या कह रहा है कि आज की हम बात करें, सब पास्ट क्या क्या था, पास्ट हमारा कितना अच्छा था, हिंदुस्तान का कितना गौरवशाली अतीत है हमारा। लेकिन अब पोइट क्या कह रहा है, देखो ये लास्ट की जो 4 लाइन है वो हम अब प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। आज भी हम भारतीयों के अंदर हमारे पूर्वजों का रक्त दौड़ रहा है ना। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारे नसों में उनका खून दौड़ रहा है। आज भी हमारा देश वही है, वैसा ही देश हमारा आज भी है, और वैसे हमें देश बना कर रखना है। वैसे ही हमारा साहस है, साहस मतलब हिम्मत, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे एंसेस्टर्स ग्रेट थे, फाइटर थे। वैसा ज्ञान आज भी हमारे देश में, वैसा ही नॉलेज है। आज भी हमारा भारत देश आप देखोगे आज भी पूरे दुनिया में ज्ञान में के क्षेत्र में सबसे आगे है ना। सबसे आगे, पढ़ाई में सबसे आगे है, मतलब नॉलेज में सबसे आगे है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब वही शांति है ना, जो हमारे पूर्वजों ने रखा था, वैसी हमारी ताकत है, और हम उन्हीं आर्यों के संतान हैं। मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर गुज़रे हैं, जो एक ग्रेट फाइटर थे, और साथ ही साथ उन्होंने पूरी दुनिया में पीस फैलाया, शांतता फैलाई, है ना। तो हम उसी की संतानें हैं। हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और वैसे ही शांति रखने की हम कोशिश करेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। और हम जब तक जिए तो हम हिंदुस्तान के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए, और इसकी सभी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान रहे, यह हर्ष के साथ, खुशी के साथ हम अपने संस्कृति और सभ्यता पर अभिमान करें। हम इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम इस भूमि पर हमने जन्म लिया है, हम हिंदुस्तानी हैं।
निछावर कर दे हम सर्वस्व, हम सब कुछ निछावर कर देंगे हमारा प्यारा भारतवर्ष। अगर वक्त आए तो हम हिंदुस्तान के ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे जब भी वक्त आए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत प्यारा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है। लास्ट की तो दो जो लाइन है ना, उसमें पोएट ने हमें मैसेज दिया है कि जिए तो हम हिंदुस्तान के लिए जिए, मरे तो हम हिंदुस्तान के लिए। हमें अभिमान महसूस करना है हमारे धर्म, हमारे देश पर। वक्त आए तो हम सबको निछावर कर देंगे हमारे हिंदुस्तान देश के लिए। तो यूनिटी हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं जो बहुत गलत हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें उनका सपोर्ट नहीं करना है। हिंदुस्तान में अच्छे लोग भी बहुत हैं, कुछ बुरे लोग हैं जिसकी वजह से सभ्यता, ये कल्चर, यूनिटी खतरे में है। तो हमें कोशिश करना है कि ये चीज़ें ना हो, है ना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि चीज़ें ना हो, ताकि हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो हमेशा इसी तरह से बनी रहे जैसा हमेशा बनी हुई है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है स्टूडेंट्स। और इसका जो कृति है ना, कृति पे हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य, तात्पर्य मतलब क्या, यानी मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या कहना है ना। तो अब पहला जो क्वेश्चन है, कहीं से हम आए नहीं, मतलब यहाँ पे पोइट क्या बता रहे, इसका क्या मतलब है। तात्पर्य ये है कि हम किसी दूसरे जगह से आके हम यहाँ नहीं बसे, अन्य देश से नहीं आए, हम यहाँ के निवासी हैं और हमने यहीं पे रहकर हमारी सभ्यता को, हिंदुस्तान की सभ्यता को हमने शुरुआत दी। ओके, ये इसका तात्पर्य है। दूसरा है, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसका मतलब ये है कि हम भारतवासी जो आर्य समाज से थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं, मतलब हम उन्हीं ग्रेट जो फाइटर्स थे उनकी हम संतानें हैं। ओके, अब आपको ऊंची जोड़ियाँ लगाना है, आसान है। अविभाग में कुछ लिखना है और उसको, जैसे कि अविभाग में पहला आप लिखो संचय और आ विभाग में उसका आंसर। तो संचय क्या उसको मैच कर रहा था, दान। पोएम में ना संचय में था दान, संचय दान। फिर अ में सत्य, सत्य क्या है, वचन, उसके सामने आएगा वचन। अतिथि को क्या मानते हैं हम, देव। तो अ में अतिथि, दूसरे में देव। उसके बाद में रत्न, कैसे रत्न, तेज। तो हो गया आंसर। संचय दान, सत्य वचन, अतिथि देव, रत्न तेज। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। कविता में आए प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, दो मेटल के नाम आए हैं। एक लोहा आया है और दूसरा स्वर्ण आया है। स्वर्ण भी एक धातु ही है ना, स्वर्ण मतलब सोना, लोहा मतलब मेटल, है ना। उसके बाद भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। हमारे भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं क्या हैं, तो एक है दानशीलता। दानशीलता मतलब दान करना, ये हमारी संस्कृति है कि हम दान करते हैं, हम डोनेशन देते हैं, हम डोनेट करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। और दूसरा है अतिथि सत्कार, यानी अतिथि देवो भव, यानी अतिथियों की सत्कार करना, उनकी मेहमान नवाजगी करना। तो पहले में आप लिखो दानशीलता और दूसरे में आप लिखो अतिथि सत्कार। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता के अपनी पसंदीदा दो पंक्तियों का भावार्थ। तो कोई भी दो पंक्ति आप लो,
और उसका भावार्थ, जैसे आपको जो भी अच्छी लगे, इजी वाली ले सकते हो आप, जो आपको आसान लगे। जैसे कि ये देखो, ये पोएम के अंदर ये लास्ट की जो 4 लाइन है ना, उसमें से आप कोई भी लो। मैं तो कहता हूँ लास्ट वाली 2 ले लो ना, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व अपना प्यारा भारतवर्ष। तो ये 2 लाइन लिखो, और लिखो कि ये 2 पंक्तियाँ लिखकर फिर आप क्या करो, उसको एक्सप्लेन करो कि आप इजीली बता सकते हो ना, हम तब तक जिए तब तक देश है हमारा, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता पर हमें अभिमान है, हर्ष है, और हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे इस भारत भूमि पर, क्योंकि हमने जन्म लिया है यहाँ पर, और वक्त आए पर हम सब कुछ इस पर निछावर कर देंगे। तो आप आसानी से ये 2 लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि ये लास्ट की 2 लाइन लो और उसको एक्सप्लेन करो। डाइजेस्ट अगर आपके पास है तो डाइजेस्ट में और कोई 2 लाइन हो सकती है दूसरी, है ना। अगर वो 2 लाइन करना है, फिर वो 2 लाइन जो दिया डाइजेस्ट में वही याद कर लो, जो आपको आसान लगे, ठीक है। 5th जो क्वेश्चन है, पद्य विश्लेषण कीजिए, यानी आप ये पोएम को समझाइए, यानी इसके जो विश्लेषण करना मतलब क्या, कुछ पॉइंट दिए हैं, वो पॉइंट को आपको लिखना है, ये आता है एग्जाम में। जैसा पहला है रचनाकार का नाम, पोएट का नाम लिखना है, तो ये लिखने का हेडिंग फिर डैश करके आगे लिखने का। रचनाकार का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, है ना। रचना का प्रकार, ये क्या है, कविता है, ये प्रकार मतलब टाइप, तो ये कविता है। पसंद की पंक्ति, अब पसंद की पंक्ति कौन सी, जो 2 लाइन है वो। पसंदीदा होने का कारण, क्या रीज़न है कि आपको ये पोएम की 2 लाइन अच्छी लगी। उसके बाद में रचना से प्राप्त संदेश, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। तो मैं कहूँगा इसके लिए आप डाइजेस्ट रेफ़र करो, उसमें ये पूरे 5 पॉइंट को समझाया गया है। अब डायरेक्टली याद कर लेना, है ना। मीनिंग्स पे अगर डाउट होगा उस पर, तो इतना तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होंगे, तो मैंने आपको मीनिंग्स लिखाया हूँ, वो आप रेफ़र करो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये पोएम और इसके जो एक्सरसाइज है आपको अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम लोग आगे चैप्टर करेंगे, या जो भी है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पोएम थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है आपको समझ में आई है। नहीं समझ में आए तो 1 से 2 बार आप उसको रिवाइंड करके सुन लेना। और मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है हमको उसके पोएम में, इस पोएम से, कि हमें अपने हिंदुस्तान पे गर्व महसूस करना है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहीं पे पैदा हुए हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम कहीं से आकर बसे नहीं हैं, और हमें अपने कल्चर पे, हमें अपनी सभ्यता पे गर्व महसूस करना है। जो बुरे लोग हैं, जो इसकी ग्रेटनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनके खिलाफ़ खड़े होंगे पीसफुल तरीके से, और हम अपने देश को बचाएंगे। ओके, टिल देन चलिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।